क्या बोला था? आज से कुछ नया स्टार्ट कराना है? कहा था? अच्छा, शीतल एक्सटेंड कर दिया क्या बैच का टाइम? कह रहे एक हफ्ता एक्सटेंड कर दिया। नहीं मतलब यहाँ सिलेबस जो कराना है उसका। और अगर आप फिक्स वाला वो दिन एक था, लेकिन वो घंटे 5 थे। फिर वो इकोनॉमिक्स वाले जो, उनको भेजना शीतल, टेक्नीशियन वालों को भेजना एक बार। चलो इकोनॉमिक्स लिख लो फिर। हाँ क्या हुआ? हो गया? बस का क्या मतलब है? हेडिंग डाल लो, इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक। आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम। ऋषि, बैंक वो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ लगाना इस पे। आरबीआई से लगा दे। साहिल, कहाँ पे? ऊपर बैठना है सबको, टारगेट वाले। वो पार्टी थी रे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। करेगा शुरू? ठीक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को, गुड मॉर्निंग भाई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। यंग इल्टन या रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पे यंग हिल्टन या रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पे यंग हिल्टन या रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पे इनकी सिफारिशों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ठीक है। आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई अधिनियम कब आया था? ये आया था 1934।
आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया जाता है। आरबीआई 5 करोड़ की नेटवर्थ के साथ शुरू हुआ था। 5 करोड़ की नेटवर्थ के साथ, 5 करोड़ की संपत्ति के साथ शुरू हुआ था। 5 करोड़ की संपत्ति के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कितनी संपत्ति के साथ? 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ की संपत्ति के तहत शुरू होता है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो शुरुआत में कलकत्ता में था भाई, कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता से बाद में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में, 1937 में कलकत्ता से शिफ्ट करके इसको कहाँ ले गए? मुंबई में। कलकत्ता से इसको शिफ्ट करके मुंबई में लेके गए भाई। तो वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। सेंट्रल एंड अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है भारत का आरबीआई। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक कौन सा भारत का? क्या नाम है इसका? आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है। केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है भाई, केंद्रीय और सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई का लोगो टाइगर अंडर पाम ट्री। टाइगर अंडर पाम ट्री, ये आरबीआई का लोगो है। आरबीआई का लोगो क्या है? टाइगर अंडर पाम ट्री। टाइगर अंडर पाम ट्री आरबीआई का लोगो है। ठीक है, तो लोगो क्या है? टाइगर अंडर पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी साल 1949। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चलो भाई नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण गवर्नर कौन कौन है? आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण गवर्नर कौन कौन है? तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो हैं वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे भाई। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर का क्या नाम था? पहले भारतीय गवर्नर का क्या नाम था? या थर्ड गवर्नर? ओवरऑल तो ये थर्ड गवर्नर थे और प्रथम भारतीय गवर्नर थे, इसका नाम था सी डी देशमुख। सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर या ओवरऑल थर्ड गवर्नर का नाम क्या था? सी डी देशमुख। आरबीआई के गवर्नर के तौर पे सबसे लंबा कार्यकाल,
बी एन रामाराव, बेनेगल नरहरि रामाराव। बी एन रामाराव का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था भाई, आरबीआई के गवर्नर के तौर पे, आरबीआई के गवर्नर के तौर पे। 15th आरबीआई गवर्नर। 15वें आरबीआई गवर्नर कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बुक है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। 15th आरबीआई गवर्नर का नाम क्या था? मनमोहन सिंह। बुक का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। ठीक है, क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। 23rd आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। कौन थे? रघुराम राजन, रघुराम राजन। रघुराम राजन की बुक का क्या नाम है? आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। लाइट का, नेट का, देख ले हो जाए तो, नहीं तो फिर देखते हैं। आई डू व्हाट आई डू। और तो चल ही रहा है, आई डू व्हाट आई डू। रघुराम राजन की एक और बुक है, द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर। 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर का क्या नाम है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर है भाई। आरबीआई के 24वें गवर्नर का नाम क्या है? उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल आरबीआई के 34वें गवर्नर है। इनकी बुक है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। ठीक है, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। और 26th अभी कौन बने हैं? संजय। कौन बने हैं? संजय भाई। ये करंट न्यू गवर्नर किसको बनाया गया? 26वां। क्या नाम है इनका? संजय को। ठीक है, कोई भी महिला आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है, कोई भी महिला आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। चलो देखो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। तो गवर्नर बदलेगा तो साइन भी तो बदलेंगे। ठीक है, नोटों पे गवर्नर के साइन बदलते रहते हैं। अब तो नए नोट, अब तो 2 ही 3 गवर्नर आए साइन दिखे हैं, रघुराम राजन के, उर्जित पटेल के, शक्तिकांत दास के तो शायद अभी इतने ज्यादा लॉन्चिंग में भी नहीं आते। जो पुराने नोट होते तो उसमें दिखता था विमल जालान, मनमोहन सिंह वगैरह वगैरह कई सारे, तो अभी वो बंद हो गए हैं, ओल्ड करेंसी बंद हो गई है। देखो जब करेंसी की, वैसे तो करेंसी का जिक्र आ ही जाएगा, फिर भी अगर कभी नोटों की बात आ रही है ना, तो नोट जो होते हैं
नोट करेंसी जो होती है उसमें 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के साइन होते हैं, फिनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पे। कितने रुपए के नोट पे? एक। और 2 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक के नोट पे इस पे आरबीआई गवर्नर साइन करेगा। कौन साइन करेगा 2 से 10,000 के? सेबी को। मैं हूं गवर्नर और आरबीआई को आप अलग कैसे कर रहे हो? सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जो एक्सचेंज से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, जो विनिमय हो रहा है या जो शेयर मार्केट चल रही है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सेबी खुद एक अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आएगी। ठीक है, फिनेंस के अंडर आएगी। ठीक है, वो खुद एक संस्था है। जैसे मैं कहूं भारत में बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, तो आप क्या कहोगे? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। मैं कहूं कि भाई भारत में फाइनेंशियल मार्केट को कौन कंट्रोल कंट्रोल करता है, तो आप क्या बोलोगे? सेबी। मैं कहूं भारत में जो ये क्या होता है, इंश्योरेंस को कौन कंट्रोल करता है, तो आप बोलोगे इडई। कौन करता है? इडई। इनके ऊपर कोई संस्था नहीं होती है, ये अपने आप में सर्वोच्च संस्थाएं हैं। नहीं, गवर्नर तो आरबीआई की चीजों को मैनेज करेगा ना। नहीं, मेरी बात को समझिए, गवर्नर तो सिर्फ आरबीआई से रिलेटेड चीजों को मैनेज करेगा। बात क्लियर हुई? आरबीआई का गवर्नर सिर्फ आरबीआई से रिलेटेड चीजों को ही क्या करके चलेगा? मैनेज करके चलेगा। और जिसको आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल अलग है, वो एक अलग ही सिस्टम हो गया है। सेबी तो भारत के अंदर जो एक्सचेंज बोर्ड है उनको कंट्रोल कर रहा है। सेबी के खुद के ऐड होते हैं। फिनेंस मिनिस्टर के अंदर तो ये भी आ जाता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है। ये मंत्रालय होता है, मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। आरबीआई अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है और सेबी अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है। इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, इंडिपेंडेंट फर्म है ये। ठीक है। 2 रुपए के नोट पे कौन साइन करता है? 2 रुपए से 10,000, 2 रुपए से 10,000 रुपए तक का जो नोट है उस पर साइन किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के। आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट पे। ठीक है, 2 रुपए से 10,000 रुपए तक के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये आपने ध्यान रखना। 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? फिनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के साइन होते हैं। ओके, चलो ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आपने पूछा बीच में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो, वर्क वर्क्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कार्य क्या क्या है? आरबीआई क्या क्या कार्य करता है? देखो भाई, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई को ना बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को भाई। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अंतिम देनदाता। अंतिम देनदाता कौन है? लास्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट किसको बोलते हैं? अंतिम देनदार कौन होता है पैसे का? कौन है भाई? आरबीआई। आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करता है। इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई, महंगाई व मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। आरबीआई के द्वारा करेंसी इशू की जाती है।
आरबीआई के द्वारा करेंसी इशू की जाती है। आरबीआई के द्वारा करेंसी इशू की जाती है। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी होती है। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इशू करता है। आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को इशू किया जाता है, मौद्रिक नीति को जारी करता है। ठीक है, ये सारे काम है किसके काम है? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम है ये। देखो भाई, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों इशू करता है? आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति क्यों जारी की जाती है? देखो भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो पहला आंसर तो मैंने क्या बता दिया भाई, आंसर क्या आएगा? आरबीआई। अगर ऑप्शन में आरबीआई नहीं है तो क्या लिखा मिलेगा? मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने का काम किसका है? तो एक कमेटी जिसका नाम है एमपीसी। क्या नाम है? एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। क्या बोलते हैं हम इसको? मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जाना जाता है। एमपीसी के अंदर देयर आर 6 मेंबर, 6 सदस्य हैं। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? 6। ठीक है, इनमें से 6 सदस्यों में से 3 मेंबर जो हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? 3 मेंबर आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं। 3 मेंबर किससे रिलेटेड हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। 3 मेंबर किससे रिलेटेड हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से। 3 मेंबर कहाँ से आएंगे? भारत सरकार से आएंगे। 3 मेंबर कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जो 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे, इनका टेन्योर कितना होगा? इनका कार्यकाल कितना होगा? इनका कार्यकाल होगा 4 साल। इनका कार्यकाल कितना होता है भाई? 4 साल। जो 3 मेंबर आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इनका कार्यकाल 4 साल होगा। कितना होगा? 4 साल। और 3 मेंबर कहाँ से आएंगे? ये आपके आरबीआई से। आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर, आरबीआई का कोई भी ऑफिशियल मेंबर इसका मेंबर हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, मौद्रिक नीति जारी करने की तो हम बात कर रहे हैं, मौद्रिक नीति क्यों जारी की जाती है? मौद्रिक नीति जारी क्यों होती है? टू कंट्रोल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, तरलता को नियंत्रित करने के लिए। तरलता को हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? तरलता का मतलब यहाँ पे क्या है? मार्केट के अंदर कैश फ्लो, कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जारी किया जाता है। किसको कंट्रोल करने के लिए? कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसको जारी किया जाता है। कैश फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में पैसा ज़्यादा है या पैसा कम है, इसके लिए जारी किया जाता है। देखो क्या दिक्कत हो जाएगी अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। मान लो, सपोज करो मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ रहा है, कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, कैश फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कैश फ्लो, या आप इसको लिखोगे लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी या कैश फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो उस केस को आप क्या बोलते हो भाई? अगर ये बढ़ रहा है तो उस केस को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। भाई क्या आ रहा है उस समय पे? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति। क्या आ रही है? मुद्रास्फीति आ रही है। क्या आ रही है? मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है। अगर कैश फ्लो बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ा तो हमने बताया इन्फ्लेशन आ गई। कैश फ्लो बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया, कैश फ्लो बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को कहा जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोला जाएगा? हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाएगा। उसे हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। महंगाई बढ़ती बढ़ती बहुत ज्यादा बढ़ गई, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी। अनियंत्रित, सबके पास पैसा ज्यादा होगा तो चीजें लोग ज्यादा पे करना स्टार्ट करेंगे, अनियंत्रित तौर से पे करेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी। अगर मान लो लिक्विडिटी घट जाती है, लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट के अंदर कैश फ्लो गिर जाता है, कैश फ्लो गिर जाएगा तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? भाई पैसे की कमी हो गई है, तो क्या आ जाएगा? रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या है? मंदी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मंदी। कैश फ्लो, मार्केट में पैसा इतना कम हो गया, हद से ज्यादा कम हो गया, कैश फ्लो गिरता 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 बहुत ज्यादा गिर गया है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? डिप्रेशन यानी महामंदी। क्या बोलेंगे? महामंदी। तो भाई इन्फ्लेशन और रिसेशन तक तो फिर भी ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन मार्केट के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती, मार्केट की सबसे खराब स्थिति होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है कि मार्केट में कैश का फ्लो ठीक ठाक बना रहे, ना वो कम हो ना वो ज्यादा हो, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और ये करने का काम कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्यों करती है? तो मैंने कहा ना तो मार्केट में क्या आने देती इन्फ्लेशन, ना क्या आने देती रिसेशन, ना हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो, ना डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो। इसलिए समय समय पे आरबीआई क्या करती है? मौद्रिक नीति जारी करती है। कितनी बार? आरबीआई नॉर्मली जो है 1 साल में 6 बार अपनी मौद्रिक नीति को जारी करती है। 1 साल में 6 बार, यानी द्विमासिक 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 तौर पे 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार भाई, 1 साल में 6 बार मौद्रिक नीति जारी करती है। प्रत्येक 2 माह में एक बार मौद्रिक नीति जारी करती है। अच्छा, ये फिक्स नहीं होता। जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा खराबी आ रही थी, रिसेशन का की तरफ लोग जा रहे थे, तो आरबीआई ने 10-10 दिन में भी मौद्रिक नीति को चेंज किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली कितना होता है एवरेज? 1 साल में 6 बार, 2 महीने में एक बार, ये ऐसा जारी किया जाता है। ठीक है, रीजन क्या है समझ गए? मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक कौन सी होती है? एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी, और एक कौन सी होती है? एक्सपेंसरी। कॉन्ट्रैक्शनरी और दूसरी कौन सी होती है? एक्सपेंसरी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी कौन सी होती है? एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मौद्रिक नीति और आपकी एक्सपेंसरी। ठीक है, सुन लो एक बार, समझ लो एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कब, ये मॉनेटरी पॉलिसी कब लाई जाएंगी? कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। हिंदी में इसको बोलेंगे संकुचित मौद्रिक नीति। क्या बोलेंगे? संकुचित मौद्रिक नीति। हाथ सिकुड़ लिया। हाथ सिकुड़ लिया का मतलब क्या? खर्चा कम किया, कैश फ्लो को क्या कर दिया हमने? कम। कैश फ्लो को कम कब करेंगे भाई साहब? मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब महंगाई बढ़ रही का मतलब क्या है? मार्केट में जो कैश फ्लो है वो क्या है? ज्यादा है। पैसा ज्यादा है तभी तो महंगाई बढ़ रही है, लिक्विडिटी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है, लिक्विडिटी हमारी पहले से ही ज्यादा है, तो लिक्विडिटी को हम क्या करेंगे? लिक्विडिटी ज्यादा है तो हम अभी जो आरबीआई है वो अदर बैंक्स को जो लोन है वो महंगा देगा। अदर बैंक को लोन आरबीआई महंगा देगा। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगा। लिक्विडिटी अगर बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट क्या होती है? एक बार सुन लो। रेपो रेट उस दर को कहा जाता है जिस दर पे आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देता है। जिस रेट पे आरबीआई अन्य बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। आरबीआई ने अन्य बैंकों को जो लोन दिया वो क्या दिया? महंगा। क्या दिया? महंगा। अन्य बैंक आपको लोन कैसा देंगे? महंगा ही देंगे। अरे आपको महंगा मिला है तो फिर आप भी तो आगे महंगा ही दोगे उसको, तो मार्केट में क्या हो जाएगा? पैसा कम हो जाएगा। लोन महंगा मिलेगा तो आप लोग लोन नहीं लोगे। जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, आरबीआई लोन महंगा देता है, अन्य बैंक आपको लोन महंगा देते हैं, इस स्थिति को क्या बोला जाता है मार्केट में? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। ठीक हो गया। कब आती है कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी? क्वेश्चन पूछ ले, जब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा हुआ हो, ज्यादा हो, उस समय पे आती है। ठीक है। दूसरी क्या बात है? मान लो मार्केट के अंदर रिसेशन आ रहा है।
क्या आ रहा है? रिसेशन, मंदी आ रही है, कैश फ्लो कम हो रहा है, लिक्विडिटी कम है, पैसा है ही नहीं बाजार में, तो आरबीआई अन्य बैंकों को लोन कैसा देगा? सस्ता। कैसा देगा? सस्ता। अन्य बैंकों को लोन सस्ता देगा। अन्य बैंक आपको लोन कैसा देंगे? सस्ता ही देंगे। और फिर आप लोन दबा के, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सस्ता मिल रहा है तो फिर तो देख लेंगे। तो फिर क्या होगा? पैसा आपके पास आएगा तो आप मार्केट में लगाना शुरू करोगे, तो आप किससे उभर के आ जाओगे बाहर? मार्केट किससे बाहर आएगी? रिसेशन से बाहर आएगी। तो जब रिसेशन होता है तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी इशू होती है? एक्सपेंसिव। कौन सी होती है? एक्सपेंसिव। देखो एक बार, काफी दिन में दिमाग की बात आई है, मतलब काम की बात आई है। थोड़ा कल भी काम की बात आ गई थी, हवाएं इधर से उधर चल रही थी, उधर से इधर चल रही थी। उससे पहले तो सब यही है, ये नदी वहां से बह रही है, नदियां तो बहती ही रहेंगी, उनका काम है बेचारियों का बहना, है ना। ये काम की बात आ जाइए, समझाने समझने जैसी बात आ जाइए। देखो, जोर डालो दिमाग पे थोड़ा सा। हम्म। हम ले चुके हैं। तो आप जो लोन लोगे, चलो आप बोलो पहले, छोड़ो। एक्सपेंसरी के अंदर ही आएगा ना वो तो। बाद में बढ़ा रहा है ना, मैंने कहा 10 दिन में भी बढ़ा सकता है, 2 महीने में बढ़ा सकता है। जो चीज जा चुकी है आप उस पर क्यों जा रहे हैं? जो करंट की सिचुएशन है ना, मार्केट हमेशा करंट सिनेरियो को चेक करेगा। करंट में रेपो रेट कितना हमारा? रेपो रेट की दर क्या है? 4.9%। वर्तमान में रेपो रेट के जो आरबीआई ने अभी दर घोषित की वो कितनी है? 4.9%। ठीक हो गया। चलो देखो, यहां से स्टार्ट किया था भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई स्थापना कब हुई, क्या क्या कुछ हुआ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और अब ये। ओके, डन। चलो, आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई के बारे में स्थापना कब हुई, काम क्या क्या है, छोटे मोटे काम आपको बताए, मनी के बारे में भी आपको बताया भाई। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बैंक जो कब कब बने, उन बैंकों का जिक्र करेंगे जो आपके जिनका गठन हुआ है, लेकिन कब कब बने। लिखो भाई, भारत का पहला बैंक। भारत में खुलने वाला सबसे पहला बैंक, इंडिया में ओपन होने वाला सबसे पहला बैंक कौन सा था? भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा खुला था? इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। साल 1770 में अलेक्जेंडर एंड मोरियन कंपनी, ये कंपनी थी जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड मोरियन। अलेक्जेंडर और मौर्य कंपनी के द्वारा भारत का सबसे पहला बैंक खोला गया था, जिस बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था। कौन से साल में खोला गया? साल 1770। 1717 में भारत का सबसे पहला बैंक एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक, इंडिया का सबसे पहला प्रेसिडेंशियल बैंक कौन सा था? भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंशियल बैंक। भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंशियल बैंक का क्या नाम था? भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंशियल बैंक का क्या नाम था? 1806 में खुला था।
बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। पहला प्रेसिडेंशियल बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है। अंग्रेजी समय पे जो प्रेसिडेंसी होती थी ना उन्हीं को हम प्रेसिडेंशियल बैंक बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे दूसरा प्रेसिडेंशियल बैंक था। इसकी स्थापना 1840 में हुई थी। इसके अलावा एक और प्रेसिडेंशियल बैंक था जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843, 1843। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। तो तीन प्रेसिडेंशियल बैंक खुले थे। पहला 1806, दूसरा कब? 1840 और तीसरा कब? 1843। ठीक है। 1806, 1840 और 1843। इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया भाई। ये तीनों बैंक आपके मर्ज हो गए आपस में। इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया और इनका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया 1921 में। 1921 में 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। कब किया गया? 1921। और इनको तीनों बैंकों को मर्ज किया गया था 1921 में। इनका नाम क्या पड़ गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या पड़ गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। ठीक है। बाद में 1955 में इनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया भाई। इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? 1955 में इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया भाई। और इसका नाम क्या रख दिया गया? एसबीआई। क्या रख दिया गया? एसबीआई। एसबीआई का मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। गोरेवाला समिति की सिफारिशों पर ईडी गोरेवाला, क्या नाम कमेटी का? ईडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1955 में इस बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया गया? एसबीआई। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? या इंडिया का ओवरऑल सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका नाम क्या है? ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? इसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गोरेवाला, ईडी गोरेवाला।
ईडी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसका नाम बदल दिया गया। क्या सर? हाँ 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 हाँ, यही सर। क्या सर? कौन से वाला? हाँ हाँ, नहीं, ये यहाँ ना देखो, इस बैंक का पूरा इतिहास बताया मैंने। पहले 3 बैंक खुले थे भारत में। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, मर्ज हो गए 1921 में। इसका नाम क्या पड़ गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम ईडी गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या रखा गया? एसबीआई। 1955 के बाद इसका नाम एसबीआई है। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने आपको अभी नहीं बताया, लेकिन मतलब जरूरी सा भी नहीं है तुम्हारे लिए, फिर भी सर क्या है, इसमें कुछ और बैंक भी जोड़े गए थे, कुछ रीजनल बैंक जोड़े गए थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ कोच्चि, स्टेट बैंक ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर नहीं था, बीकानेर था। कहां था? कौन सा था? बीकानेर। कुछ अक्षेत्रीय बैंकों को जोड़ के एक बड़ा बैंक बनाया गया भारत में, जिसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 5 रीजनल बैंक को भी उसमें जोड़ा गया था। 2017 के अंदर इसमें एक बैंक होगा, भारतीय महिला बैंक। कौन सा बैंक होगा? भारतीय महिला बैंक, उसको भी जोड़ा जाएगा। ठीक है। हाँ, नेशनलाइजेशन के बाद गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन का नाम, भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक यही है, नेशनलाइज्ड बैंक यही है। आरबीआई तो है ही, आरबीआई तो इन चीजों से ऊपर उठ गया, फिर ये पहला बैंक है राष्ट्रीयकृत। और कौन सा बैंक है भाई जो तुम्हें पढ़ना है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, ओद बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पीएनबी, अवध कमर्शियल बैंक, पीएनबी, आईडीबीआई, आईडीबीआई, आरआरबी, नाबार्ड, सिडबी, नाबार्ड, सिडबी, नाबार्ड, सिडबी, नाबार्ड, सिडबी, फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स। सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक्स। इलाहाबाद बैंक भाई, इलाहाबाद बैंक की स्थापना साल 1865 में हुई थी, 1865, 1865 में हुई थी। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्विंग बैंक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग बैंक इन इंडियन हिस्ट्री। लॉन्गेस्ट सर्विंग बैंक इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला बैंक है। 1865 से 2020, 1865 से 2020, 1865 से 2020, 1865 से 2020, 1865 से 2020 तक, 2020 तक। क्या नाम बैंक का? इलाहाबाद बैंक। 2020 में बंद हुआ, ये बंद नहीं हुआ, 2020 में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया, को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया।
इलाहाबाद बैंक को किसके साथ मर्ज कर दिया गया भाई? इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया भाई। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। अवध कमर्शियल बैंक 1881 से 1958 तक रहेगा। 1958 में बंद हो जाएगा ये। 1958 में बंद हो जाएगा। इंडियन शेयर्स के साथ खुलने वाला एक ऐसा बैंक जिसमें कुछ भारतीय शेयर थे। इंडियन शेयर्स के साथ ओपन होने वाला पहला बैंक कौन सा था? इंडियन शेयर्स के साथ ओपन होने वाला पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894। हेडक्वार्टर लाहौर। हेडक्वार्टर कहां पे? लाहौर। फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। पीएनबी। संपूर्ण भारतीय संपत्ति से संचालित बैंक। संपूर्ण भारतीय संपत्ति से संचालित बैंक कौन सा है? इसका नाम क्या है भाई? पीएनबी। क्या नाम है? पीएनबी। इसका नाम है पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरीके से भारतीय संपत्ति से संचालित होने वाला बैंक। ठीक है। फिर कौन सा है? आईडीबीआई। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? 1964, 1964 में। 1964। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 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 ठीक है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में उद्योगों को अपने दम पे विकसित करने के लिए औद्योगिक लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या है? आईडीबीआई। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? 1964। औद्योगिकरण इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करने के लिए भारत में एक बैंक खुला। क्या नाम इसका? आईडीबीआई। ठीक है। चलो नेक्स्ट। आरआरबी। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक। अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक। इसकी स्थापना 1975 में हुई। 1975। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर। किसकी सिफारिशों पर? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर।
नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर आरआरबी बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। किसकी सिफारिशों पर? नरसिम्हन। ठीक हो गया। जो रीजनल रूरल बैंक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975। लेकिन ये पूछे आरआरबी एक्ट कब आया था भारत में? आरआरबी एक्ट आया था 1976 में। आरआरबी एक्ट कब आया था? 1976। जो आरआरबी बैंक ओपन होते हैं उनमें किसका पैसा लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक यानी ये बैंक जब खोले जाते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इनको स्पॉन्सर करने के लिए भी कोई बैंक होता है। ठीक है, जैसे आप हरियाणा के अंदर देखते होगे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय पीएनबी लिखा होता होगा ना उस पर, स्पॉन्सर्ड बाय पीएनबी। यानी इनमें ना शेयर होते हैं 50%, 35%, 15%। 100% संपत्ति लगी है, 50, 35 और 15 की एवज में शेयर होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सर किए जाते हैं। जैसे हरियाणा में ज्यादातर जो ग्रामीण बैंक हो किसके द्वारा स्पॉन्सर है? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक। गांव में नहीं होते, छोटे छोटे थोड़ा ठीक ठाक टाउन है जो कस्बा टाइप में जो गांव है उस पे बैंक होता है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। भारत का पहला आरआरबी बैंक कहां खुला था? भारत का पहला आरआरबी बैंक कहां पे खुला था? भारत का सबसे पहला आरआरबी बैंक मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे पहला आरआरबी बैंक खुला था 1975 में, 1975 में। वर्तमान में आरआरबी बैंक कितने हैं देश में? इनकी संख्या कितनी है? 43। कितनी है? 43। 43। दो ऐसे राज्य जहां आरआरबी बैंक नहीं है। सिक्किम और गोवा। कौन कौन से राज्य हैं जहां पे आरआरबी बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा। सिक्किम में और गोवा में कोई आरआरबी बैंक नहीं है। वो जगह बताओ जहां पे रीजनल रूरल बैंक नहीं है। क्या नाम है? सिक्किम और गोवा। सिक्किम और गोवा दो राज्य जहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भारत में नहीं है। ठीक हो गया, देखो एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चलेंगे। हाँ सर, आरबीआई तो बैंकों का ही बैंक है। आरबीआई तो बैंकों की श्रेणी से ऊपर जा चुका है। ठीक है, सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई मेरे भाई। आरबीआई के साथ कंपेयर मत करो किसी को भी। वैसे भारत में जो सबसे बड़ा करंट में नेशनलाइज्ड बैंक है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में सबसे बड़ा करंट में कौन सा है? एसबीआई है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? एचडीएफसी। ठीक है, करंट में एचडीएफसी सबसे ऊपर है भाई। नहीं सर, एसबीआई से तो पहले बन गया। हाँ, आरबीआई तो 1935 में बन गया ना। ये लगा लो भारत में 1914 से 1921 के बीच में 500-600 बैंक हुआ थे, और इन बैंकों को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती थी कैसे चलेंगे, क्या कुछ होगा, इनका मन मर्जी से चल रहे हैं, घर का सिस्टम बना रखा है। तो क्या होगा 1940 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर जो होगा तो बहुत सारे बैंक बंद हो जाएंगे। अब बैंक बंद हो जाएंगे तो बैंक बंद होने के पीछे एक बात नजर आएगी कि भाई इनके कोई अपने सिस्टम नहीं है।
ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, अंग्रेज क्या करेंगे, जो 3 बैंक उनको जोड़ देंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना देंगे कि भाई ये कुछ नियम बनाएंगे जिनके आधार पर बैंक बंद ना हो, कोई तो गाइडलाइन हो। वो भी कामयाब नहीं होगा। तो फिर 1935 में भारत में जब अधिनियम आने की बात आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तब उस समय भारत में एक बैंक इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो सेंट्रल बैंक होगा, जो ऐसे कानून लाएगा जिसके तहत ही बैंक बना करेंगे। तो कौन सा आया था, आरबीआई। फिर जब देश आजाद हो गया तो हमारे देश की आजादी के बाद ज्यादातर हमारी जो सोच थी वो क्या थी, वो थी कि हम पब्लिक सेक्टर की चीजों को अपनाएं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकार ज्यादातर चीजों पे अपना नियंत्रण रखे, ठीक है। सरकारों का बैंकों के ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। तो इंपीरियल बैंक, देखो पहले तो आरबीआई भी प्राइवेट था। 1949 1 जनवरी 1949 को आरबीआई ने क्या किया, जिस जिसका पैसा था लगा हुआ था आरबीआई के अंदर, सबका वापस कर दिया सरकार ने, और कहा भाई अब से ये हमारा है। मतलब पूरी तरीके से 100% नेशनलाइज्ड बैंक है, सरकार का हिस्सा, उसमें किसी और का हिस्सा नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी, गवर्नमेंट ने एसबीआई के शेयर्स भी बेच दिए करंट में। मतलब एसबीआई जो है करंट में 100% राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, 100% संपत्ति उसकी सरकार की नहीं है, ठीक है। लेकिन एसबीआई भारत का पहला बैंक बना था, कब बना था, 1955 में, पब्लिक सेक्टर बैंक था। आरबीआई तो चलो नेशनलाइज हमने आजादी के तुरंत बाद कर लिया था, जो पूरे देश के बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करता है, ठीक हो गया। चलो फिर क्या भाई, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड भाई, क्या बोलते हैं इसको, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई भाई। 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, मुंबई में। शिवरमन कमेटी की सिफारिशों पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ओपन हुआ ये, शिवरमन कमेटी की सिफारिशों पर। कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक बैंक खोला गया जिसका नाम क्या था, नाबार्ड। समझ पा रहे हो आप इसका पर्पज, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि संबंधी विकास के लिए खोला गया था, ठीक है। ग्रामीण और कृषि संबंधी विकास के लिए खोला गया था, क्या नाम था इसका, नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सिडबी। सिडबी की स्थापना 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ, हेडक्वार्टर लखनऊ। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी की स्थापना कब होती है, 1990। हेडक्वार्टर कहां पे है, लखनऊ में भाई। भारत में किसके लिए बनाया गया ये, स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे उद्योग जो हैं, छोटे उद्योगों को विकसित करते संबंधी ऋण देने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। क्या नाम इसका, सिडबी। क्या नाम है, सिडबी, ठीक है। चलो, फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, भारत में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी के द्वारा साल 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिस भी बैंक की नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा थी, 50 करोड़ से ज्यादा थी, 50 करोड़ से ज्यादा थी जिस भी बैंक की नेटवर्थ, उसको नेशनलाइज्ड बैंक घोषित कर दिया गया भाई। उसको नेशनलाइज्ड बैंक घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसको क्या घोषित कर दिया गया? नेशनलाइज्ड बैंक। किसने भाई? इंदिरा गांधी के समय में। कौन से ईयर में? 1969, 1969। नेटवर्थ कितनी थी इसकी? 50 करोड़। कितनी थी भाई? जिस भी बैंक के पास, समझे एक बार, जिस भी बैंक की संपत्ति 50 करोड़ से ज्यादा है, वही बैंक आज से सरकार का हो गया। समझ पा रहा है बात को? जो बैंक 50 करोड़ से ज्यादा ही संपत्ति लिए बैठा है, इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह चाय पीते हुए कहा आज से वो सरकार का। गुंडागर्दी है? प्राइवेटाइजेशन के चाहे तो अच्छा बुरा पता नहीं क्या लग रहा होगा, चलो। क्यों किया गया था नेशनलाइजेशन? राष्ट्रीयकरण क्यों जरूरी था? टू गेन पब्लिक ट्रस्ट ऑन बैंक्स, बैंकों पे जनता का भरोसा हो, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, वित्तीय समावेश बढ़े, इसके लिए किया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े और पब्लिक ट्रस्ट ऑन बैंक्स, बैंकों के ऊपर जनता का भरोसा बढ़े, इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। समझो थोड़ा सा। पर अभी तुम उस हालात 55 साल पहले आज से क्या हालात रहे होंगे, मैं आपको आज की सिचुएशन भी बता रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को लोकल एरिया में जरूरत है ना पैसे की, तो आज भी उसकी पहली प्रेफरेंस उसके लिए आड़ती है। क्या है? आड़ती, मंडी का आड़ती उसके लिए पहली प्रेफरेंस है। उसको 5 लाख रुपए चाहिए तो बैंक नहीं जा रहा है, कहां पे जा रहा है? आड़ती के पास जा रहा है। इसका मतलब लोगों का बैंकों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। फिर भी ट्रस्ट, आज तो आपका देश 1991 मनमोहन सिंह के क्रम की वजह से प्राइवेटाइजेशन को समझ रहा है कि प्राइवेट भी कोई चीज होती है। उस समय के दौर में गवर्नमेंट चीज के अलावा किसी चीज को समझ पाना, और आज भी नहीं समझ रहा। प्राइवेट नौकरी नहीं कितने समझ लो हो, भावनाएं फीलिंग्स नहीं दे पाते हो, है ना? तो प्राइवेट बैंक ने कितनी फीलिंग दे पाओगे? मतलब प्राइवेट बैंक को लोग थोड़ा सा अलग नजरिए से आज भी देखते होंगे। उस टाइम तो 55 साल तो भाई बहुत पहला ही बात होगी। उस टाइम पर तो सोचा रहे ठग गए हैं, भाग जाएंगे। तो सरकार क्या चाहती थी? सरकार सरकारी चीजों पे लोगों का फिर भी ट्रस्ट था कि हाँ यार सरकार का है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब वित्तीय समावेश चाहती थी। लोग जमा भी कराएं पैसा और लोग इनसे उधार भी लें, तभी तो फाइनेंस ट्रांजेक्शन होगा, तभी तो कुछ लेना देना पड़ेगा भाई साहब। और पब्लिक का ट्रस्ट गेन करना चाहती थी। लोग तो बेवकूफ, अब थोड़े दिन पहले तक की घटना है, 3-4 साल पहले, 2-3 साल, ये बलंबा गांव है, शायद बलंबा था ना, है ना? वहां लोगों ने अपने गांव में से बहुत सी चीजों को बेच बेच के, अपना सामान बेच बेच के, या अपनी जमीनें वमीनें भी शायद बाईपास में आ गई थी, वो बेच बेच के गांव में गाड़ती होता था, उसके पास पैसा जमा करा रखा था, जो उनको रेगुलर बेसिस पे क्या देता था? इंटरेस्ट देता था। और शायद ऐसी घटना आई थी सामने कि वो भाग गया और वो जो संपत्ति टोटल जाती है वो 200 करोड़ से ऊपर थी। 100-200 करोड़ इज ए गुड अमाउंट, ऐसी छोटी बात नहीं है। तो लोग समझ रहे हो ना, आज भी लोगों का ट्रस्ट किस पे है? आड़तियों पे है। खेती करने वाला व्यक्ति जिसके यहाँ पे डालता है अपने, जो भी गेहूं डालेगा, धान डालेगा, तो वो उसी पे लाएगा। रुपए की जरूरत पड़ी एकदम तो उठा लिया, सिंपल। मतलब वो चक्कर खत्म ही नहीं हो रहा है।
तो लोग बैंकों पे भी तो ट्रस्ट करें, भी तो सस्ता लोन दें बेचारे, कई महंगा भी देते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया। और इंदिरा गांधी के फैसले ओल्ड इंडिया में बहुत ही बोल्ड फैसले हैं। ओल्ड इंडिया में बोल्ड फैसले कैसे हैं? अब 50 करोड़ संपत्ति से ज्यादा के 14 बैंक है देश में, 14 के 14 किसके हो गए? सरकार के। और वो जो 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले लोग हैं वो उस समय देश के सबसे धनवान लोग होंगे कि नहीं होंगे? धनवान लोगों से पंगा नहीं लिया जाता। चाहे सरकार कैसे ले सकती है? आज मोदी ले रहा है, धनवाना की तो गिला चल रहा है, कोई नहीं लेता। समझ रहे हो ना? धनवान से तो सरकारें तो सिर्फ आप और मैं तो खाम खा लड़ा। हाँ, सरकारें तो किस पे चलती हैं? पैसे वाले लोगों से पंगा नहीं। इंदिरा गांधी ने 3-4 पंगे ऐसे लिए अपनी जिंदगी में जिसका कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बड़ा पंगा था प्रीवी पर्स का पंगा, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी किया हो। जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्य रजवाड़ों को जोड़ा, सारे देसी रियासतों को मिला लिया। अब देसी रियासतें मैक्सिमम इस शर्त पर मिली थी कि हम क्या लिया करेंगे? पेंशन लिया करेंगे। हमारे देश का जो कोष आता, टैक्स वैक्स कलेक्ट करते हैं, वो बड़ा कोष कहां चला जाता था? उन राज्य रजवाड़ों को पेंशन देने में चला जा रहा था, जिसको भारत में क्या बोला जाता था? प्रीवी पर्स। क्या बोला जाता था? और भाई साहब ऐसा नहीं है कि आज उन राज्य रजवाड़ों की इज्जत नहीं है। आप जब अक्षेत्रों में जाओगे ना तो उन राज्य रजवाड़ों की आज भी इज्जत है। समझ रहे हो आप? जैसे मैं कहूं कि भाई अहीरवाल बेल्ट में बार बार राव इंद्रजीत जीत के आता है, राव इंद्रजीत को कोई हरा ही नहीं पा रहा। कांग्रेस में था राव इंद्रजीत जब नहीं हारता, बीजेपी में राव इंद्रजीत जब नहीं हारता। क्यों? राव इंद्रजीत किससे बिलोंग करता है? राजघराने से, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये सिंधिया साहब है हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कांग्रेस में बड़े बड़े मंत्री पद थे इनके पास, बीजेपी में आते भी बड़े बड़े मंत्री पद है। क्यों? राजघरानों से संबंधित, राजघरानों के साथ उनकी साख जुड़ी हुई है। लार्ज स्केल पर लोग जुड़ रहे हैं उन पे, किसी ना किसी फॉर्म में लोग जुड़े हुए। राजा महाराजा के लोग आज भी जिन क्षेत्रों में ये चीज है वो मेंटली रिस्पेक्ट करते हैं। और इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? उन पे सारी पेंशन बंद। छोटी बात नहीं है। आप अभी कहीं घूमने जाते हो, उदयपुर के अंदर आप चले गए, रॉयल पैलेस आपने वहां देखा, रॉयल पैलेस के अंदर महाराणा प्रताप का परिवार रह रहा है। महाराणा प्रताप का परिवार इंदिरा गांधी रहते, पेंशन लिया था मोटी, इंदिरा गांधी थे, किसी भी सरकार थे। अब उनकी पेंशन को क्या कर दिया? बंद। वो जो घर हैं उनके, बड़े बड़े महल हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट कवर करती है उसको, स्टेट गवर्नमेंट वहां जाने आने का पैसे लेती है, आप मैं एंट्री कर रहे तो पैसे लेती है। उन तीनों करे रहो भाई आराम तो भीतर, लेकिन मेंटेनेंस किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। पैसा कौन कमा रहा है वहां से? स्टेट गवर्नमेंट। किसके बेसिस पे कमा रहा है? टूरिज्म के बेसिस पे। और ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अब नहीं रही। किसका? आप रहोगे, रॉयल फैमिली यहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन किसका अधिकार हो गया यहाँ पे? भाई साहब ये फैसले छोटे फैसले नहीं है। फिर एक दिन चाय पी रही थी और इस बार कहा जिसकी संपत्ति 200 करोड़ से ऊपर है ना आज से सरकार का, कितने बैंक आए इसमें? 6। कब की बात है? 1980 की। हाँ सर, कर दी थी। पेमेंट बंद कर दी? अच्छा, अरे अरे काफी गंभीर मुद्दा है ये तो, है चाय भी ऊपर से, और गलत हुआ ये तो, है रेगुलर करना था। बिल्कुल सर, पुलिस और फौज की सेना नहीं कर सकते, बिल्कुल। फिर भी सर मैं दोनों की, सेना का तो देखो सारी दुनिया सम्मान करती है, मैं जिन पुलिस वालों की भावनाएं मैं समझ रहा हूं, जो हो रहे हैं बेचारे दुखी उनको भी, मतलब मैं पहले नहीं मानता था, पहले तो मैं भी इनकी तरह सोचा था, लेकिन अब जब देखते हैं लोगों को तो आंतरिक मामला है सर। वो बॉर्डर वालों का सब जानते हैं, बिल्कुल वो मतलब आप संभाल रहे हो सारा देश 1947 के बाद से रिस्पेक्ट ही कर रहा है। मेरे ख्याल से अपने यहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, गलत हो जाएगा। अपने यहाँ भी रिस्पेक्ट क्या होती है बताना गलत हो जाएगा। केरल वेरल में जाके हम भाषण दे ठीक लगता है, यहां आंतरिक मामलों में भी युद्ध है। कल का जो दिन बीता है, आपको क्या लग रहा है? पुलिस के लिए सेना से छोटी बात नहीं है। 31 जिन लोगों ने डिसाइड कर रखा था 31 तारीख, और फिर 12 बजेंगे
मतलब पुलिस वाले बेचारे 12 तो इनके बज रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी पिटन लग रहे हैं सर। वो तो अपना मतलब ये है क्या यार, पड़ जाओ जाकर सोवा, कितने कितने जगह में लगे सोवांगे, लेकिन ये अपना कोई जैकेट उतार के लाग रहा है, कोई कैसे एंजॉय कर रहा है। उनके लिए भी देश के आंतरिक मामलों का जो युद्ध है ना, वो छोटा नहीं है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन मतलब इनका तो सेलिब्रेशन है, वो बेचारे तो मरे पड़े हैं, उनने तो नहीं बोला भाई कौन सा सो जा तू घर जावा, क्योंकि थोड़ी देर में न्यूज आ लगी यार सर फूट रहे हैं, यार सर फूट रहे हैं, यहाँ कवर करो जल्दी से, पहुंचो यहाँ पे पहुंचो। मतलब उनका तो नहीं हुआ, जो 40-42 साल की एज में अपनी नौकरी कर रहा है, 2 दिनों सोचने लग रहा है पढ़ते ना पढ़न दें दे। इनके लिए ना सर न्यू ईयर तो इनके लिए है। 21 साल का बालक को नहीं हो रही, यस 2025 आ गया, वो 40 साल का आदमी नौकरी करने लगा उसको तो, ओ भाई सो जाने यार जाके, है ना, अपना अपना फंडा है सर यहाँ तो। ठीक है, देखो भाई एक बार आगे चलेंगे फिर। एक पोस्टल सर्विसेज जो लॉ है उसके बारे में आप बताइए सर मेरे को, मैं जानना चाहता हूं। भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है रिगार्डिंग आर्मी, वो क्या है? क्या सेना संबंधी मामलों में जो पत्र आते हैं, चिट्ठी आई है, उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा पोस्ट ऑफिस एक्ट जो होते थे भारत के अंदर, डाकखाना संबंधी अधिनियम जो भारत में है, चिट्ठी विट्ठी आती, तो टेलीफोन हो गए, जो चिट्ठी विट्ठियां आती हैं घरों के अंदर गांवों में भेजी जाती थी पहले, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, उनके लिए क्या बिल्कुल फ्री? हम्म हम्म हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। घुसपैठ ना हो जाए कोई ना कोई। नियम है कि आप पढ़ के उसको आगे भेजोगे हैं। हाँ हाँ सबको ही पता है सर। ठीक बात है सर। हाँ घर पे बस हाँ ठीक। नहीं मैं कल पोस्ट ऑफिस एक्ट पढ़ रहा था 1854, 1854 में अंग्रेजों ने डलहौजी के समय पे पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉन्च किया, जिसमें भारतीयों के लिए जो लेटर होते हैं ना, वो कुछ फ्री लेटर हैं। मतलब पहले तो मोबाइल नहीं थे, बाद में टेलीग्राफ आ गए थे टेलीफोन की जगह, तो उसमें ये मेंशन था कि जो फौजी वोजी आदमी अपने लिखेंगे लेटर वेटर लिखेंगे, वो पेड होंगे, कुछ लेटर के बाद वो पेड होंगे, सरकार उनसे सैलरी डिडक्ट करेगी। इंडिपेंडेंट इंडिया में डलहौजी के ही सिस्टम को अपनाया गया। तो फिर मेरे को अभी ये था कि मतलब अब तो चलो कहाँ लेटर रह ही नहीं गए, लगभग ना के बराबर ही हो गए, अब तो मोबाइल इतने चल पड़े, हर किसी के पास सुविधा है। लेकिन जो पुराना समय था उस समय तो वो एक फोन रहा होगा, वो भी भाई कहाँ कहाँ जाके, और चिट्ठियां, बॉर्डर लाइन पे मोबाइल मैंने नॉर्मल मोबाइल, हाँ काम चलाने के लिए। मल्टीमीडिया फोन बैन है। मल्टीमीडिया तो सारे मंत्रालय में भी बैन है, इंफॉर्मेशन निकल जाते। नेवी वाले ने दे दी थी वो पीछे से, हाँ गड़बड़ हो जाती। चलो कर लोगे इतना? ठीक है, 2 क्लास थी ना, चलो यहां तक कर लेना।